हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में विटामिन टॉपिक कवर किए थे और आज हम लोगों का टॉपिक है मिनरल्स यानी कि खनिज लवण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खनिज लवण, मिनरल्स। देखिए दोस्तों, मिनरल्स यानी कि खनिज लवण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है माइक्रो मिनरल्स और दूसरा मैक्रो मिनरल्स यानी कि अल्प खनिज और बहुल खनिज। अल्प खनिज क्या होते हैं कि वे मिनरल्स जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में होती है, वे माइक्रो मिनरल्स होते हैं। और माइक्रो मिनरल्स में क्या क्या आते हैं? आपका फ्लोरीन आएगा, आयरन आएगा, आयोडीन आएगा, जिंक और कोबाल्ट आता है। तो देखिए, माइक्रो मिनरल्स के सभी जो मिनरल्स हैं उनके लिए एक ट्रिक भी है। हम फिज होता है ना, फिज सी। एफ से हो गया आपका फ्लोरीन, आई से आयरन, फिर आई से आयोडीन, जेड से हो गया जिंक और सी से कोबाल्ट। अब देखिए माइक्रो मिनरल्स देखते हैं। माइक्रो मिनरल्स में आपके भी ये पांच मिनरल्स आएंगे, जिसमें से पहला आपका हो गया पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन। इसके लिए भी ट्रिक है। पीएससी होता है ना, तो PPS यानी कि पी से आपका पोटेशियम, पी से फास्फोरस, एस से सोडियम, सी से कैल्शियम और सी से क्लोरीन। तो दोस्तों, अब आगे देखिए आपके माइक्रो मिनरल्स मिनरल्स आप कवर करते हैं। तो आपका पहला फंक्शन किसका देखेंगे हम लोग? आयरन का। आयरन जिसे हम Fe से डिनोट करते हैं। आयरन क्या कार्य करता है कि यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है और यह विटामिन B9 के निर्माण में सहायक होता है। आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक किस प्रकार से होता है कि आयरन जो होता है, रक्त के निर्माण में आयरन की भूमिका होती है और रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसे अरक्तता भी कहते हैं। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, यदि आयरन की कमी होगी, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। आपका आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसे कि हम अरक्तता भी कहते हैं। देखिए, यदि आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, क्योंकि आयरन के ही सहायता से तो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। अब जब आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाएगा, और निर्माण नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी। तो आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आरबीसी। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आरबीसी में, रक्त में पाया जाता है। तो रक्त का ही तो पार्ट होता है ना आरबीसी। तो यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आरबीसी की कमी होगी, जिससे शरीर में खून की कमी होती है, जिससे कि रक्त की कमी होगी, और रक्त की कमी से ही तो अरक्तता या एनीमिया बीमारी होती है। अब देखिए, आयरन की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? आयरन की अधिकता से आपका पॉलीसीथीमिया रोग होता है। कौन सा रोग? पॉलीसीथीमिया रोग। देखिए, ये कैसे होता है? जब आयरन की अधिकता होगी तो हीमोग्लोबिन की अधिकता होगी, हीमोग्लोबिन की अधिकता होगी तो आरबीसी की अधिकता होगी। आरबीसी अधिक होगा यानी कि रक्त अधिक हुआ। रक्त अधिक होगा तो शरीर पर चकते चकते रूप में हम धब्बा बनने लगता है, जिससे कि दांत टाइप का कुछ फिगर आपका बनता है। तो उसे ही पॉलीसीथीमिया रोग कहते हैं। अब चलिए अगला फंक्शन देखते हैं हम लोग कोबाल्ट का। कोबाल्ट जिसे कि हम CO से डिनोट करते हैं। कोबाल्ट देखिए किसमें सहायक होता है? कोबाल्ट आपका विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है। कौन से विटामिन? विटामिन B12। और यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी सहायक होता है। कोबाल्ट आपका विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है, और यह आरबीसी के उत्पादन में भी मदद करता है। देखिए, आरबीसी के उत्पादन में आपका आयरन भी मदद कर रहा था, और हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी आयरन मदद कर रहा है, कोबाल्ट भी। और ये B9 के निर्माण में सहायक होता है, विटामिन B9 के निर्माण में सहायक होता है, और ये आपका विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है। तो हम लोग को आयरन का और कोबाल्ट के बारे में कवर कर लिए। अब हम लोग जिंक के बारे में देखते हैं। जिंक जिसे कि Zn से डिनोट करते हैं। जिंक क्या कार्य करता है कि यह इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है। जिंक आपका इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है, और यह घावों को भरने में मदद करता है। जिंक इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है और घावों को भरने में मदद करता है। देखिए, जिंक की कमी से डायबिटीज टाइप 1 बीमारी होती है, और एक बीमारी होती है अल्सर। जिंक की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज आपकी होती है और अल्सर नामक बीमारी होती है।
देखिए डायबिटीज कैसे होता है ये समझते हैं। जिंक की कमी होगी तो इंसुलिन की कमी होगी, क्योंकि जिंक के ही निर्माण से तो इंसुलिन का निर्माण हो रहा है। जिंक के मदद से ही तो इंसुलिन का निर्माण हो रहा है। जब जिंक की कमी होगी तो इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाएगा, और जब इंसुलिन का निर्माण नहीं हुआ तो यानी कि इंसुलिन की कमी होगी। तो इंसुलिन की कमी से ही तो डायबिटीज बीमारी होता है ना। ये आपको हार्मोन या अंतःस्रावी ग्रंथि जब पढ़ाने लगेंगे तब उसमें अच्छी तरीके से समझाएंगे कि जो इंसुलिन होता है वो आपके अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि के बीटा सेल से निकलता है। ठीक। अब देखिए जिंक की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। जिंक की अधिकता से कौन सा बीमारी होती है आपकी? हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी होती है। अब ये कैसे होता है? जिंक की अधिकता होगी, यानी कि जिंक अधिक होगा तो आपका शुगर अधिक होगा, शुगर अधिक होगा तो इंसुलिन अधिक होगा, इंसुलिन अधिक होगा, क्योंकि देखिए जब जिंक के ही निर्माण से तो इंसुलिन का निर्माण हो रहा है, यानी जिंक अधिक होगा तो इंसुलिन अधिक होगा, और इंसुलिन अधिक होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी होगी। फंक्शन ऑफ आयोडीन। आयोडीन के क्या क्या कार्य होते हैं? आयोडीन जिसे कि हम आई से डिनोट करते हैं। आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। आयोडीन आपका थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। और यह मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास में भी सहायता प्रदान करता है। आयोडीन की कमी से बच्चों में क्रेटिनिज्म यानी कि जड़ मानवता, और एडल्ट में ग्वाइटर घेघा या मिक्सोइडीमा बीमारी होती है। देखिए बच्चों में क्रेटिनिज्म और एडल्ट में ग्वाइटर घेघा या मिक्सोइडीमा बीमारी होती है। देखिए जड़ मानवता में क्या होता है कि बच्चों का मानसिक विकास एवं बुद्धि रुक जाती है, और ग्वाइटर घेघा में आपका यहाँ श्वास नली के पास फूल जाता है या सूज जाता है, और यह थायरॉक्सिन की कमी से होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से यह होता है। आयोडीन की अधिकता से ग्रेव सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। देखिए आयोडीन की कमी से क्रेटिनिज्म बच्चों में और ग्वाइटर घेघा या मिक्सोइडीमा एडल्ट में। आयोडीन की अधिकता से ग्रेव सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण भी होती है, क्योंकि आयोडीन के ही निर्माण से तो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण हो रहा है। तो यानी कि आप आयोडीन की अधिकता से कहें या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से कहें, ग्रेव सिंड्रोम बीमारी किससे होता है? आयोडीन की अधिकता से। फंक्शन ऑफ फ्लोरीन। चलिए फ्लोरीन के बारे में देखते हैं। फ्लोरीन जिसे कि हम एफ से डिनोट करते हैं। दांतों के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद परत होती है उसे एनामेल कहते हैं, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ये देखिए हमारे नॉलेज के पॉइंट से हो गया कि दांतों के ऊपर जो हमारे सफ़ेद सफ़ेद रूप में जो चमकता है, जिससे कहते हैं कि हम दांत सफ़ेद है, वो क्या होता है? वो एनामेल होता है, और वह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। फ्लोरीन क्या करता है कि उसी एनामेल यानी कि जो दांतों में सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है उस एनामेल का यहाँ प्रोटेक्शन करता है। फ्लोरीन की कमी से दांतों में सड़न पैदा होती है। फ्लोरीन की कमी से क्या होता है? दांतों में सड़न पैदा होती है, और फ्लोरीन की अधिकता से क्या होता है कि दांतों पर सफ़ेद सफ़ेद परत जमने लगती है, जिसे कि फ्लोरोसिस कहते हैं। फ्लोरीन की कमी से दांतों में सड़न, और फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस बीमारी होती है। फ्लोरोसिस यानी कि जो दांतों में सफ़ेद सफ़ेद परत जमती है उसे फ्लोरोसिस कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, बीमारी ही समझिए। अब देखिए माइक्रो मिनरल्स आपका कवर हो गया। अब माइक्रो मिनरल्स के बारे में जानेंगे, यानी कि बहुल खनिज। बहुल खनिज में आपका पहला क्या हो जाएगा कि कैल्शियम। तो कैल्शियम जिसे कि Ca से डिनोट करते हैं, यह हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम क्या करता है कि हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है, और रक्त का थक्का बनाने में भी मदद करता है। यह पेशी संकुचन में भी मदद करता है। कैल्शियम आपका किसमें सहायक होता है? हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। देखिए हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करता है, रक्त का थक्का बनाता है, और पेशी संकुचन में मदद करता है। देखिए कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियां कमज़ोर होंगी कि यानी हड्डियों की कमी होगी, हड्डियां कमज़ोर होंगी क्योंकि हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तो इसलिए कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर होंगी तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग होगा। इसमें क्या होता है कि हड्डियों में छेद होता है, यानी कि हड्डियां कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं आपकी। अब देखिए कैल्शियम की अधिकता होगी तो कैल्शियम हड्डियों में जमा होने लगेगा, जिससे कि पथरी की संभावना हो जाती है। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, और कैल्शियम की अधिकता से पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम आर्गिलेट की बनी होती है। पथरी आपकी किसकी बनी होती है? कैल्शियम आर्गिलेट की। देखिए इसमें कैल्शियम है ना, यानी कि कैल्शियम की अधिकता से ही पथरी होती है। अब देखिए एक अलग से टॉपिक हम लिए हैं, हिचकी क्यों आती है, इसके बारे में थोड़ा जान लिया जाए। तो जब हम कोई भी खाद्य पदार्थ अपने मुंह में खाते हैं तो अब खाद्य नली में या ग्रास नली में जब यह भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में हो जाता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जिससे कि हमें हिचकी आना प्रारंभ होता है।
यानी कि खाद्य नली में ऑक्सीजन की कमी होने पर हमें हिचकी का महसूस होता है। फंक्शन ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस जिसे कि पी से डिनोट करते हैं। फास्फोरस क्या करता है कि यह हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है। देखिए आपका कैल्शियम क्या कर रहा था कि हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान कर रहा था, लेकिन फास्फोरस हड्डियों और दांतों का निर्माण कर रहा है। और फास्फोरस क्या करता है कि एटीपी के निर्माण में भी सहायक होता है। एटीपी क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी को करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। करेंसी ऑफ एनर्जी मीन्स ऊर्जा की मुद्रा। एटीपी को बायोलॉजिकल एनर्जी भी कहते हैं, यानी कि जैविक ऊर्जा भी कहते हैं। अब देखिए, यानी कि ऊर्जा बनाने में फास्फोरस का मेन रोल होता है। देखिए फास्फोरस क्या करता है और कि यह डीएनए और आरएनए के निर्माण में भी सहायक होता है। डीएनए और आरएनए के निर्माण में भी सहायक होता है। फास्फोरस कैल्शियम को संतुलित करता है। अब इसका मतलब क्या है कि फास्फोरस जो होता है वो कैल्शियम का अपोजिट होता है, यानी कि विपरीत होता है। यानी कि देखिए ये कैल्शियम हो गया आपका और ये फास्फोरस, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी कि जब फास्फोरस की अधिकता होगी तो कैल्शियम की कमी होगी, और जब फास्फोरस की कमी होगी तो कैल्शियम की अधिकता होगी। यानी कि इसमें कमी तो इसमें अधिकता, और इसमें अधिकता तो इसमें कमी। ठीक, देखिए फास्फोरस की अधिकता से कैल्शियम में कमी होगी। कैल्शियम में कमी की मतलब ऑस्टियोपोरोसिस रोग, और फास्फोरस की कमी यानी कि कैल्शियम की अधिकता की पथरी रोग। समझ में आया ना? जैसे कि हम लोग कैल्शियम के बारे में पीछे पढ़े हैं, एक बार आप देख लीजिए। ये देखिए कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की अधिकता से पथरी। और देखिए कैल्शियम आपका हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान कर रहा है। ठीक, फंक्शन ऑफ सोडियम। चलिए सोडियम के बारे में देखते हैं। सोडियम जिसे कि हम Na से डिनोट करते हैं, यह पेशी संकुचन में सहायक करता है, और यह ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी रक्तचाप को नियंत्रित करता है। देखिए रक्तचाप को यह कैसे नियंत्रित करता है? यदि सोडियम अधिक होगा तो बीपी अधिक होगा, और सोडियम कम होगा तो बीपी कम होगा। सोडियम का मुख्य स्रोत क्या है? नमक। देखिए हम लोग जानते हैं कि नमक की अधिकता से बीपी अधिक होता है और नमक की कमी से बीपी कम होता है। और देखिए बीपी हम लोगों का यानी नॉर्मल व्यक्ति का बीपी कितना होना चाहिए? 120/80, यानी कि 120 आपका सिस्टोलिक होना चाहिए और 80 डायस्टोलिक होना चाहिए। फंक्शन ऑफ पोटेशियम यानी कि के। पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं? के से। देखिए यह सोडियम को संतुलित करता है। पोटेशियम किसको संतुलित करता है? सोडियम को, अर्थात पोटेशियम सोडियम का अपोजिट होता है। यानी देखिए ये सोडियम हो गया आपका और ये पोटेशियम, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी कि जब पोटेशियम की अधिकता होगी तो सोडियम की कमी, और जब सोडियम की अधिकता होगी तो पोटेशियम की कमी। समझ में आया? पोटेशियम का आपका स्रोत हो गया पालक। देखिए जब पोटेशियम की अधिकता होगी तो सोडियम की कमी होगी, सोडियम की कमी से बीपी कम होगा, बीपी कम होगा तो हाइपरकैलेमिया रोग। और जब पोटेशियम की कमी होगी तो सोडियम अधिक होगा यानी बीपी अधिक होगा, बीपी अधिक होगा तो हाइपोकैलेमिया। देखिए आपका हाइपरकैलेमिया हो या फिर हाइपोकैलेमिया हो, दोनों में आपके हार्ट अटैक की संभावना होती है। यानी कि आपके लिए नमक अधिक खाना भी हानिकारक है और नमक का कम होना भी आपका हानिकारक है। देखिए इसमें आपका सोडियम जो है वो पोटेशियम के अपोजिट है, और पीछे हम लोग क्या देखे हैं कि फास्फोरस जो होता है वो कैल्शियम के अपोजिट होता है। अब चलिए आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में कवर करते हैं। क्लोरीन जिसे कि हम Cl से डिनोट करते हैं, ये क्या करता है कि यह पाचन में सहायक होता है। क्लोरीन जो होता है पाचन में सहायक होता है। यह किस प्रकार से होता है कि क्लोरीन जो होता है वो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो पाचन में सहायक होता है, इस तरह क्लोरीन आपका पाचन में सहायक होता है। क्लोरीन की कमी या अधिकता दोनों स्थिति में आपकी पाचन क्रिया सही नहीं रहती, क्योंकि क्लोरीन का मेन काम क्या है? HCl का निर्माण करना, और HCl का मेन काम है आपका भोजन को पचाना। अब जब क्लोरीन की कमी या अधिकता होगी तो HCl सही से नहीं बन पाएगा। जब HCl सही से नहीं बन पाएगा तो आपका पाचन क्रिया सही से नहीं हो पाएगी। देखिए पेट का pH मान कितना होता है? 1.3 to 3.5, यानी कि 1.3 से 3.5 तक होता है, जो कि अम्लीय होता है। चलिए हम लोग थोड़ा जल के बारे में जान लेते हैं। जल जिसे कि H2O कहते हैं। जल का pH मान 7 होता है। जल का pH मान कितना होता है आपका? 7 होता है, जो कि उदासीन होता है।
क्योंकि देखिए 7 से कम जो होगा वो अम्लीय होगा और 7 से अधिक जो होगा वो क्षारीय होगा। 7 से कम आपका अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय, और जो 7 पे होगा 7 पे वो उदासीन होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 68 टू 70% होता है, यानी कि 68 से 70% आपका जल होता है एक सामान्य मनुष्य के शरीर में। जल शरीर में नमी प्रदान करता है, यह हमारे शरीर को नमी प्रदान करता है। और जल का क्या कार्य होता है कि यह रक्त निर्माण में भी सहायक होता है। जल आपका रक्त निर्माण में सहायक होता है। देखिए ये कैसे होता है कि जो जल होता है रक्त निर्माण में सहायक होता है जल। तो रक्त में क्या क्या पाया जाता है? आपका प्लाज्मा पाया जाता है और ब्लड कार्पल्स यानी कि रुधिराणु, प्लाज्मा और रुधिराणु पाया जाता है, जिसमें कि आपका 55% प्लाज्मा होता है। आपका प्लाज्मा होता है और 45% रुधिराणु होता है। और प्लाज्मा में आपका 92% जल पाया जाता है। प्लाज्मा में आपका 92% जल पाया जाता है। इस तरह जल रक्त के निर्माण में भी सहायक होता है। जल जो होता है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। जल शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। और जल जो होता है शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है। किसके द्वारा? मूत्र द्वारा। मूत्र द्वारा जो होता है शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है जल। तो दोस्तों आज हम लोगों ने मिनरल्स यानी खनिज लवण के बारे में बहुत कुछ जान लिया। और इसमें हम लोग फ्लोरीन, आयरन, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन